झारखंड सरकार आपके घर डिजी साथ लेकर आई है। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। नमस्ते दोस्तों, आप सबका झारखंड सरकार के डीजी साथ प्रोग्राम में स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। हम एपिसोड की शुरुआत क्लास 10 के इंग्लिश के चैप्टर ए लेटर टू गॉड के तीसरे भाग से करेंगे। हम भाग 3 को पढ़ेंगे, साथ साथ इस पर आधारित कुछ रोचक प्रश्न उत्तर भी करेंगे। इसके बाद क्लास 10 के हिंदी सब्जेक्ट के अध्याय नेताजी का चश्मा की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम पाठ का पहला एवं दूसरा भाग करेंगे। इसके बाद क्लास 12 में हम गणित विषय के अध्याय संबंध एवं फलन की शुरुआत करेंगे। इस अध्याय का तीसरा भाग करेंगे, साथ साथ इस पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न भी करेंगे। उसके बाद क्लास 12 में ही हम फिजिक्स के अध्याय वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के चौथे भाग को समझेंगे, साथ साथ उस पर आधारित प्रश्न को भी समझेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हो? पिछली 2 वीडियोस में हमने आपकी क्लास 10th का इंग्लिश का पहला चैप्टर, जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड, जो आपकी इंग्लिश की ही बुक फर्स्ट लाइट का है, वो पढ़ा था। तो दोस्तों, क्या आप सबको याद है कि हमने अब तक की 2 वीडियोस में क्या क्या पढ़ लिया है? हमने पढ़ा है कि लैंचो नाम का कैरेक्टर, यानी जो किरदार है, वो एक किसान है जो अपने परिवार के साथ नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तरी पूर्व के पहाड़ों पर रहता था। बारिश और तूफान की वजह से उसके सारे खेतों का नुकसान हो चुका था, सारी फसलें खराब हो चुकी थी। इस सब से बहुत परेशान होके लैंचो ने क्या सोचा? लैंचो ने सोचा था कि क्यों ना भगवान के नाम एक लेटर लिखा जाए, क्योंकि उसकी सहायता करने वाला कोई भी नहीं था। तो उसने भगवान के नाम लेटर लिखा था। दोस्तों, आगे की कहानी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं हम इस वीडियो में क्या क्या सीखेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे। आंसर ऑफ लेटर, यानी जो लैंचो ने भगवान के नाम लेटर लिखा था, उसके जवाब में लैंचो को क्या मिला। रिएक्शन ऑफ लैंचो, मतलब वो जवाब पढ़ने के बाद लैंचो का क्या रिएक्शन था, लैंचो के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। तो आइए आगे की कहानी हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। अगले संडे मतलब अगले रविवार लैंचो दोबारा से उठ के पोस्ट ऑफिस गया, ताकि वो जांच पड़ताल कर सके कि मेरे नाम कोई भी लेटर, कोई भी चिट्ठी या कोई लिफाफा आया या नहीं। जब वो पोस्ट ऑफिस पहुंचा, पोस्ट ऑफिस में जो पोस्टमैन मतलब जो वहां का कर्मचारी था, उसने खुद अपने हाथों से वो लिफाफा लैंचो को पकड़ाया। लैंचो इस वक्त तक कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा था। उसको कोई हैरानी भी नहीं हुई कि उसके नाम कोई लेटर आया है। उसको पूरा भरोसा था कि भगवान मेरी सहायता जरूर करेंगे। ये सब दृश्य, ये सब जो सीन था, वो हेड पोस्टमास्टर अपने कैबिन से मतलब अपने कमरे से देख रहे थे और खुश भी हो रहे थे कि लैंचो को कितना भरोसा है भगवान के ऊपर। और खुश इसलिए भी थे क्योंकि उन सब ने मिलके गरीब की मदद करी थी। फिर जब लैंचो ने लिफाफा खोला और पैसे गिनने शुरू किए, उसको यकीन ही नहीं हुआ कि भगवान उसके साथ ऐसा कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उसने 100 रुपए मांगे थे लेकिन लिफाफे में सिर्फ 70 रुपए ही थे। इस सब की वजह से लैंचो तो बहुत ही गुस्सा हो गया, बहुत नाराज हो गया, क्योंकि उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि भगवान उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। उसने सोचा कि ये तो हो ही नहीं सकता, मेरे साथ ज़रूर कुछ ना कुछ किया गया है। वो दोबारा से विंडो पे मतलब कर्मचारी के पास गया। उसने एक पेपर और पेन मांगा ताकि वो दोबारा से एक लेटर लिख सके। एम्प्लॉय ने मतलब जो कर्मचारी था, उसको बिना किसी सवाल किए पेपर और पेन दे दिया। हेड पोस्टमास्टर अभी भी ये सारा दृश्य अपनी खिड़की से देख रहा था। लैंचो ने दोबारा लेटर लिखना शुरू किया। उसने लिखा, भगवान, मैंने जितने पैसे मांगे थे उसमें सिर्फ 70 रुपए ही मेरे को मिले हैं।
आपसे विनती है कि आप बाकी के पैसे भी जल्दी दे दें, क्योंकि मुझे इन पैसों की बहुत ही ज़रूरत है। आपसे एक और विनती है कि कृपया आप ये जो बाकी के पैसे भेजेंगे वो पोस्ट के ज़रिए ना भेजें, क्योंकि ये यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज़, जितने भी कर्मचारी हैं, सब क्रुक्स, मतलब सब बदमाश धोखेबाज हैं। तो दोस्तों, हमने आज की वीडियो में क्या क्या सीखा? हमने सीखा आंसर ऑफ लेटर, मतलब लैंचो ने जो भगवान को लेटर लिखा था उसका जवाब उसको क्या मिला। और हमने सीखा रिएक्शन ऑफ लैंचो, मतलब उस लेटर को पढ़ने के बाद लैंचो का क्या रिएक्शन था। लैंचो का जो रिएक्शन था वो तो यही था कि वो बहुत ही नाराज हो गया था। दोस्तों, ये कहानी खत्म हो गई है। आप सभी घर जाके अपनी बुक फर्स्ट राइट से ये चैप्टर अ लेटर टू गॉड जरूर पढ़ें। अगली वीडियो में हम इस चैप्टर की कहानी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू। हेलो दोस्तों, कैसे हो? पिछली 3 वीडियोस में हमने आपकी क्लास 10th का इंग्लिश का पहला चैप्टर, जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड, वो पूरा पढ़ लिया था, जो आपकी इंग्लिश की ही बुक फर्स्ट राइट का है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। हर क्वेश्चन के बाद मैं आपको कुछ सेकंड का समय दूंगा ताकि आप उनके आंसर सोच सकें। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। Who was लैंचो? What was his problem? मतलब लैंचो कौन था और उसकी क्या प्रॉब्लम थी? लैंचो was a farmer who cultivated corn in his field. लैंचो एक किसान था जो अपने खेतों में कॉर्न मतलब भुट्टे की खेती करता था। The crops he cultivated were destroyed by the thunderstorm. मतलब जो भी खेती उसने की थी वो सब खराब हो चुकी थी तूफान की वजह से। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है। What was his only hope? मतलब लैंचो की एक ही उम्मीद क्या थी? थंडरस्टॉर्म मतलब तूफान के आने के बाद जब उसके सारी खेती खराब हो चुकी थी, तो लैंचो की आखिरी उम्मीद सिर्फ भगवान थी। अगला क्वेश्चन है, Why did लैंचो write letter to God? And why did he ask for money? मतलब लैंचो ने भगवान के नाम चिट्ठी क्यों लिखी थी और उसने पैसे क्यों मांगे थे? लैंचो ने भगवान के नाम चिट्ठी उनसे मदद मांगने के लिए लिखी थी और लैंचो ने भगवान से मदद में पैसे मांगे थे ताकि वो अपनी खेती दोबारा कर सके। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच मनी डिड लैंचो डिमांड एंड हाउ मच डिड ही गेट? मतलब लैंचो ने कितने पैसे मांगे थे भगवान से और उसको असल में कितने पैसे मिले? Lancho asked God to help him with 100 pesos and he got only 70 pesos. मतलब लैंचो ने भगवान से 100 पैसोस मांगे थे और उसको सिर्फ 70 पैसोस ही मिल पाए थे। अगला क्वेश्चन है, When did Lancho receive the letter and what made him so angry? मतलब लैंचो को लेटर कब मिला था और उसको बहुत गुस्सा किस चीज के लिए आया था? नेक्स्ट संडे लैंचो रिसीव्ड द लेटर, मतलब अगले रविवार लैंचो को लेटर मिल गया था। He got only 70 pesos. उसको गुस्सा इसलिए आ रहा था
क्योंकि उसने 100 पैसोस की डिमांड की थी, लेकिन उसको सिर्फ 70 पैसोस ही मिले थे। दोस्तों, ये क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग जरूर हैं, लेकिन इनका मतलब एक ही है, तो इनके आंसर भी एक ही होंगे। Why did he show doubts to postal employees? मतलब उसने पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों के ऊपर डाउट क्यों किया था? Why did Lencho call employees a bunch of crooks? मतलब लेंचो ने पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉयज यानी कर्मचारियों को क्रोक यानी बदमाश, धोखेबाज क्यों कहा था? He asked for 100 pesos, but he got only 70 pesos. उसने भगवान से 100 पैसोस की डिमांड की थी, लेकिन उसको सिर्फ 70 पैसोस ही मिले थे। तो उसको डाउट था कि बाकी के 30 पैसोस कर्मचारियों ने निकाल लिए हैं। His trust towards God, और ये सब उसके विश्वास की वजह से था कि भगवान ने 100 पैसोस ही भेजे होंगे, लेकिन इन कर्मचारियों ने बाकी के पैसोस निकाल लिए होंगे। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड एम्प्लॉयज हेल्प लेंचो? मतलब कर्मचारियों ने लेंचो की मदद कैसे की थी? Contributed their part of money under the name of charity. मतलब कर्मचारियों ने अपने हिस्से के कुछ कुछ पैसे दिए थे, चैरिटी मतलब दान पुण्य के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड पोस्टमास्टर रिएक्ट टू लेंचोज लेटर? मतलब पोस्टमास्टर ने लेंचो के लेटर के ऊपर क्या रिएक्शन दिया था? इनिशियली द पोस्टमास्टर मेड फन ऑफ लेंचो। मतलब पहले तो पोस्टमास्टर बहुत हंसा था लेंचो के लेटर को देखकर। Then he realized that लेंचो trusted God a lot. फिर उसको एहसास हुआ कि लेंचो भगवान के ऊपर बहुत भरोसा करता था। And postmaster decided to help him out of that situation. मतलब पोस्टमास्टर ने फिर डिसाइड किया कि उसे लेंचो की मदद करनी चाहिए ताकि वो इस स्थिति से बाहर आ सके। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपके चैप्टर अ लेटर टू गॉड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे थे। आप सब भी अपने घर जाके इनको जरूर पढ़ें। थैंक यू। नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पहले गद्य पाठ को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है नेताजी का चश्मा। आइए शुरू करते हैं ये वीडियो और जानते हैं इस वीडियो के विषय बिंदु। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम स्वयं प्रकाश का परिचय प्राप्त करेंगे कि स्वयं प्रकाश कौन थे और इनका जीवन कैसा था, इनकी रचनाएं किस प्रकार की हैं इत्यादि। इसके बाद हम उनके द्वारा रचित पाठ नेताजी का चश्मा के प्रसंग को समझेंगे और समझने के बाद उनके इसी पाठ के कुछ अंश की व्याख्या करने की भी कोशिश करेंगे, उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं ये वीडियो। तो स्क्रीन पर जो चित्र आप देख रहे हैं वो चित्र है समकालीन हिंदी कहानीकार स्वयं प्रकाश का। स्वयं प्रकाश समकालीन यानी इस समय के सबसे प्रसिद्ध हिंदी कहानीकार हैं। कहानीकार वो होता है जो कहानियां लिखता है। स्वयं प्रकाश इस जमाने के बहुत बड़े कहानी लिखने वाले हैं। इन्होंने मध्य वर्गीय जीवन की अभिव्यक्ति की है। अब मध्य वर्गीय जीवन क्या होता है? ये जीवन वो होता है जो ना तो
अत्यधिक गरीबी में हो और ना ही अत्यधिक अमीरी में, यानी एक सामान्य स्थिति में। किंतु इस सामान्य स्थिति में भी क्या कुछ समस्याएं और क्या कुछ चुनौतियों का सामना एक व्यक्ति को करना पड़ता है, उसका वर्णन लेखक ने बखूबी अपनी कहानियों में किया है। इनकी रचनाओं में सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संसाधन बहुत प्रसिद्ध हैं। इनके उपन्यास भी बहुत चर्चित हैं, जिसमें बीच में विनय और ईंधन बहुत ही लोकप्रिय हैं। इन्हें बहुत से पुरस्कार भी मिल चुके हैं। उन पुरस्कारों में बहुत से पुरस्कार शामिल हैं, जिसमें राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार सर्वप्रसिद्ध है। इनकी रचना एक विशेष प्रकार की कथा शैली में लिखा गया है और वो शैली है किस्सा गोई। आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि किस्सा गोई क्या होती है। दरअसल गोई का अर्थ होता है कहने का अंदाज, कहने का तरीका। उसी प्रकार लेखक ने किस्सा यानी कहानी एक विशेष शैली से कही है, इसीलिए इसे किस्सा गोई शैली कहते हैं। आइए विद्यार्थियों, अब इनके द्वारा रचित पाठ पढ़ते हैं, जिसका नाम है नेताजी का चश्मा। और नेताजी का चश्मा नामक पाठ में लेखक ने देशभक्ति का वर्णन किया है। विद्यार्थियों, हम सभी देशभक्ति से ओतप्रोत हैं, किंतु वर्तमान समय में देशभक्ति की परिभाषा बदली है। ये परिभाषा क्या है और इसके कौन से तत्व हैं जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए, लेखक ने उसका वर्णन किया है। इसका वर्णन लेखक ने कैप्टन नामक व्यक्ति की कहानी से किया है। इस कहानी में लेखक ने देश के निर्माण में लोगों का क्या योगदान हो सकता है वो बताने का प्रयास किया है। हर किसी व्यक्ति की अलग अलग पहचान होती है और देश के निर्माण में उसका अलग अलग योगदान होता है। लेखक ने भी अपनी लेखनी से यह प्रमाणित करने का प्रयास किया है। आइए अब हम उनकी कहानी का पहला अंश पढ़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ लिखा हुआ है स्वयं प्रकाश की इस कहानी में, जिसका नाम है नेताजी का चश्मा। कहानी शुरू होती है हालदार साहब से। हालदार साहब हर 15वें दिन एक कस्बे से गुजरा करते थे। वो कस्बा बहुत बड़ा नहीं और जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसा कोई मकान था वहां पर, और एक छोटा सा बाजार था। एक लड़कों का स्कूल था और एक लड़कियों का स्कूल था, और एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना और एक सिनेमा घर थी। क्योंकि एक नगर था वह, तो इसीलिए उसमें काम करने के लिए एक नगर पालिका भी थी। विद्यार्थियों, किसी नगर के सभी काम को संचालित करने के लिए सरकार एक नगर पालिका की व्यवस्था करती है। यही नगर पालिका उस कस्बे में भी थी। अब लेखक कहता है कि नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी, जैसे कभी कोई सड़क पक्की करवा देती थी या कोई पेशाब घर बनवा देती थी, और कभी कभी कबूतरों के लिए छतरी भी लगवा देती थी, और कभी कभी कवि सम्मेलन भी करवा दिया करती थी। विद्यार्थियों, कवि सम्मेलन एक ऐसा सामूहिक आयोजन होता है जहां पर प्रसिद्ध कवि आकर अपनी कविता पढ़ते हैं। अब ये जो नगर पालिका जिसकी बात लेखक कर रहा है, वो कहता है कि इसी नगर पालिका के एक उत्साही प्रशासनिक अधिकारी ने ये सोचा कि जो शहर का मुख्य चौराहा है, जो शहर का मुख्य बाजार है, और बाजार का जो चौराहा है उस पर नेता सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा होनी चाहिए, जो कि संगमरमर की बनी हो। और ये प्रतिमा जो है वह एक खास प्रतिमा है, एक विशेष प्रतिमा है, और उसी के हिस्से के बारे में ये कहानी है। अब वो कहानी क्या है, लेखक इसके बारे में कहता है। यहाँ पर लेखक कहानी कह रहा है। कहानी कहते हुए लेखक कहता है कि पूरी बात तो नहीं पता, लेकिन लेखक को ऐसा लगता है कि जो नगर पालिका थी उसको
देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं थी, और अगर जानकारी थी भी तो उपलब्ध बजट नहीं था, यानी इतना पैसा नहीं था कि उससे मूर्ति बनवाई जा सके, और इसीलिए चिट्ठी पत्री में बहुत सारा समय बर्बाद हुआ होगा। लेखक को ऐसा लग रहा है। और जो बोर्ड की शासन अवधि समाप्त होने से पहले, क्योंकि हर 5 साल में चुनाव होते हैं और शासन अवधि में परिवर्तन होता है, तो इस परिवर्तन से पहले अधिकारी चाहते थे कि किसी स्थानीय कलाकार होता है कि जो किसी स्थान विशेष में रहता हो, और उसे ही स्थानीय कहते हैं। हम सामान्य सी भाषा में कहना चाहें तो लोकल आर्टिस्ट। तो किसी लोकल आर्टिस्ट या स्थानीय कलाकार की सहायता से ये काम करने की सोची गई होगी। और अंत में जो हाई स्कूल था, जो कि पूरे कस्बे में एक था, उसी के ड्राइंग मास्टर को ये काम दे दिया गया होगा, और उन ड्राइंग मास्टर का नाम था मोतीलाल। तो मोतीलाल जी ने ये निश्चय किया कि वह 1 महीने में पूरी मूर्ति बनाकर स्थापित कर देंगे। तो इस प्रकार जो बोर्ड के प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनकी जो बोर्ड के प्रशासनिक अधिकारी की जो इच्छा थी, उसको पूरा करने के लिए बहुत सा समय लगा होगा। और समय क्यों लगा होगा, उसमें क्या कुछ प्रक्रिया रही होंगी, इसकी कल्पना लेखक करता है और कहता है कि इतनी समस्याओं के बाद आखिरकार एक मूर्ति तैयार हो गई, जो कि अवक्ष थी। यानी विद्यार्थियों, आज के पाठ में इतना ही। आज के पाठ में हमने सीखा स्वयं प्रकाश कौन है, साथ ही हमने जाना कि नेताजी का चश्मा कहानी किस विषय पर आधारित है। मुझे आशा है विद्यार्थियों कि आपको इन प्रश्नों के उत्तर मिले होंगे। घर जाकर जब आप इस पाठ को पढ़ेंगे तो इन प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास कीजिएगा। साथ ही अगली वीडियो देखने के लिए शेष पाठ पढ़कर आएं, जिससे आपको अगली वीडियो देखने में सुविधा हो, अगला पाठ आपको समझ में आए। नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम नेताजी का चश्मा नामक पाठ का अगला अंश पढ़ते हैं। आज का ये वीडियो देखते हुए हम इन अध्ययन बिंदुओं को पूरा करेंगे। सबसे पहले हम पाठ का प्रसंग जानेंगे, यानी अब तक हम कितना पाठ पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में क्या पढ़ने जा रहे हैं, इसके बारे में जानेंगे। और साथ ही पाठ की व्याख्या भी करेंगे, पाठ को समझेंगे भी। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। अब तक के पाठ में हमने जाना कि लेखक स्वयं प्रकाश कौन है। लेखक स्वयं प्रकाश द्वारा रचित नेताजी का चश्मा नामक कहानी एक ऐसी प्रतिमा पर आधारित है जो कि सुभाष चंद्र बोस जी की है। उस मूर्ति को बनाने में कितना समय लगा और किस प्रकार वह मूर्ति बनाई गई, इसका वर्णन लेखक अब तक कर चुका है। आज की इस वीडियो में हम नेताजी के चश्मे के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। लेखक कहता है, मूर्ति जो है संगमरमर की मूर्ति थी, और इस मूर्ति का ये जो पूरी मूर्ति है जो मास्टर जी ने बनाई थी, वह लगभग 2 फुट की थी, और ये एक बस्ट मूर्ति थी। बस्ट मतलब अवक्ष प्रतिमा, जिसे सिर्फ छाती तक बनाया जाता है, और बहुत सुंदर थी। नेताजी का व्यक्तित्व उससे झलकता था, और मूर्ति को देखते ही ऐसा प्रतीक होता था जैसे सुभाष चंद्र बोस जी कहने लगे कि चलो दिल्ली और मुझे खून दो। यह सब वाक्य मन में आने लगते थे। लेखक कहता है कि अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो मूर्ति बहुत ही सरल थी, किंतु इस मूर्ति की एक चीज मिसिंग थी, यानी एक चीज इस मूर्ति में नहीं थी। वो ये था कि नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, और नेताजी की आंखों पर जो चश्मा था वो संगमरमर का नहीं था। असली का चश्मा जो है वह नेताजी को पहना दिया गया था। यहाँ पर जो हालदार साहब हैं उसके बारे में हमें पता चलता है कि जो हालदार साहब हैं, जो उस कस्बे से हर 15 दिन में गुजरते थे, तो उन्हीं साहब ने तो पान खाने के लिए रुके, और जब मूर्ति के उन्होंने इस रूप को देखा कि उस पर काले रंग का असली का चश्मा लगा हुआ है, तो उनके मुख पर एक मुस्कान आ गई।
एक कौतुक भरी मुस्कान आ गई। अब वह मनी मन सोचने लगे, यह भी आइडिया अच्छा है कि पत्थर की मूर्ति है लेकिन चश्मा उस पर असली लगाया हुआ है, रियल का। आगे लेखक कहता है, यहाँ पर लेखक ने अपने कहानी के विषय को स्थापित करने का प्रयास किया है, जो कि है नेताजी का चश्मा। विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में हमने कहानी के उस अंश पर चर्चा की थी जिस अंश पर लेखक ने यह बताया था कि मूर्ति किस प्रकार तैयार की गई होगी। उसी क्रम में लेखक किस्सा गोई अंदाज में, यानी किस्सा कहने के ढंग में अपनी कहानी आगे बढ़ाता है और कहता है कि दूसरी बार जब हालदार साहब उस मूर्ति के पास से गुजरे तो उस मूर्ति को उन्होंने देखा और उस मूर्ति में उन्हें कुछ नया सा लगा, कुछ अंतर दिखाई दिया। क्या अंतर दिखाई दिया? वो अंतर ये था कि जो चश्मा था, नेताजी का जो चश्मा था, उसे बदल दिया गया था। पहले उन्होंने चौकोर मोटे फ्रेम वाला चश्मा लगाया था और अब उन्होंने तारों वाला गोल चश्मा लगा रखा था। इससे जो हालदार साहब हैं, उनके मन की जिज्ञासा और बढ़ी और वह ये सोचने लगे कि मूर्ति के कपड़े नहीं तो क्या हुआ, लेकिन चश्मा तो बदला ही जा सकता है। आगे फिर ऐसा होता है, हालदार साहब उस गली से गुजरते हैं और देखते हैं कि चश्मा फिर बदला हुआ है। यहाँ पर हालदार साहब की अब आदत ही पड़ गई कि जब भी वह उस कस्बे से गुजरते तो वह देखते कि मूर्ति में रोज नए नए चश्मे लगे हुए। तो एक बार जहां से हालदार साहब पान लेते हैं, उसी पान वाले से पूछ लिया कि क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है? इस पर पान वाला कहता है, क्योंकि पान वाला जो है वह एक मोटे कद का खुश मिजाज व्यक्ति था। उसने अपने मुंह में पान ठूसा और पान ठूसकर हालदार साहब के प्रश्न को सुनकर आंखों ही आंखों में हंसने लगा। क्यों आंखों ही आंखों में हंसने लगा? क्योंकि उसने अपने मुंह में पान ठूसा हुआ था। अगर वह मुंह खोलकर हंसता तो उसके मुंह से पान गिर जाता। इसीलिए उसकी तोंद थिरकने लगी, यानी वो मोटा था तो जब वो हंस रहा था तो उसकी तोंद यानी पेट थिरक रही थी, हिल रही थी। उसने पान थूक दिया और काली काली बत्ती सी दिखाकर कहा कि कैप्टन चश्मे वाला ऐसा करता है। अब ये कौन है कैप्टन, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। हालदार साहब पूछते हैं कि क्या करता है कैप्टन, तो बाद में पान वाला कहता है कि चश्मा चेंज कर देता है। तो इस पर हालदार साहब को कुछ बात समझ में नहीं आई। उन्होंने दोबारा पूछ लिया कि क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पा रहे थे। तो बात यहाँ पर यह होती है कि जो कैप्टन नाम का एक चश्मे वाला है, वो क्या करता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर रोज चश्मा लगा देता है और जब किसी ग्राहक को चश्मा देखना होता है तो वह क्या करता है, अपने चश्मों में से एक फ्रेम निकालकर वो नेताजी की आंखों पर लगा देता है और जो चश्मा ग्राहक को चाहिए वो निकाल कर ले जाता है। यहाँ पर हमें कैप्टन के बारे में कुछ कुछ पता लगने लगता है और यही वो कैप्टन है जिसकी कहानी लेखक स्वयं प्रकाश कहना चाहते हैं। विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि अब तक की कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो में हमने जाना हालदार साहब के कौतूहल का क्या कारण था, यानी वे क्यों हैरानी से उस मूर्ति को देखा करते थे। साथ ही हमने पान वाले के चरित्र के बारे में थोड़ी बहुत बातें जानी। पान वाले के बारे में हम आगे और भी चीजें जानेंगे, पर उसके लिए आपको शेष पाठ पढ़कर आना होगा, जो कि आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित है। मुझे आशा है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और घर जाकर आप इस पाठ को पढ़ेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, चलिए आज इस वीडियो में हम संबंध एवं फलन पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो संबंध एवं फलन का पार्ट 3 है। चलिए देखते हैं पार्ट 3 में हम क्या पढ़ेंगे। फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन।
चलिए देखते हैं फलनों के संयोजन की परिभाषा क्या है। मान लीजिए कि f एक फलन है जो a से b पर परिभाषित है तथा g दूसरा फलन है जो b से c पर परिभाषित है। तब f और g का संयोजन GOF से निरूपित होता है तथा GOF a से c पर परिभाषित होता है। GOFX बराबर होता है G ब्रैकेट में fx for all x belongs to a, यानी प्रत्येक x जो कि a में है। तो इसका अर्थ ये है कि हमारे पास अगर दो फलन हैं f तथा g और f का प्रांत a है तथा सह प्रांत b है, इसी प्रकार g का प्रांत b है और सह प्रांत c है, तो दोनों का संयोजन GOF द्वारा निरूपित होता है, जिसमें GOF का प्रांत a होगा और सह प्रांत c होगा। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। ये मानते हैं हम कि एक समुच्चय a है जो कि फंक्शन f का प्रांत है। अब a के अंदर जितने भी अवयव हैं उसको हम x से डिनोट करेंगे। b फंक्शन f यानी फलन f का सहप्रांत है। तो इस प्रकार f एक फलन है जो a प्रांत से b सहप्रांत पर परिभाषित है। तो अगर a का अवयव x है तो b का अवयव fx होगा। अब दूसरा फंक्शन जो है g, वो किस प्रकार परिभाषित होगा? g हमारा b से c पर परिभाषित है, तो c मान लेते हैं एक और समुच्चय है। अब g फंक्शन जो b से c पर परिभाषित है वो किस प्रकार दिया जाएगा? g ब्रैकेट में fx। तो इसको हम कहते हैं GOF जो a से c पर परिभाषित होगा, यानी हमने b को बीच में से हटा दिया है। अब GOF का मान बराबर होता है g ब्रैकेट fx के, तो इसको कहते हैं f और g का संयोजन। तो आप देख पा रहे होंगे कि g फंक्शन का जो प्रांत है वो एक्चुअली में f फंक्शन यानी f फलन का सह प्रांत है। इन शॉर्ट हमें फॉर्मूला प्राप्त होता है GOF बराबर g ब्रैकेट में fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, यानी प्रत्येक x जो कि a में है। चलिए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है, मान लीजिए कि f 2, 3, 4, 5 से 3, 4, 5, 6 पर परिभाषित है और g 3, 4, 5, 6 से 7, 11, 15 पर परिभाषित है। ये दो फलन इस प्रकार हैं कि f2 बराबर है 3 के, f3 बराबर है 4 के, f4 बराबर है f5 के तथा ये बराबर है 5 के, यानी f4 और f5 दोनों का ही मान 5 है। g3 बराबर है g4 के तथा ये बराबर है 7 के, यानी g3 और g4 दोनों का मान 7 है तथा g5 और g6 का मान 11 है। तो हमें GOF ज्ञात करना है। तो GOF निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहले देखते हैं फंक्शन क्या क्या है, यानी फलन क्या क्या है। f हमारा फलन है जिसका प्रांत है 2, 3, 4, 5 तथा सह प्रांत है 3, 4, 5, 6। g एक फलन है जिसका प्रांत है 3, 4, 5, 6 और सह प्रांत है 7, 11, 15। तो अब हमें निकालना है GOF। GOF के लिए अब GOF का प्रांत क्या होगा? जो f का प्रांत है, और GOF का सह प्रांत क्या होगा? जो g का सह प्रांत है। यानी GOF जो है वो 2, 3, 4, 5 से 7, 11, 15 पर परिभाषित होगा। इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि प्रांत और सह प्रांत में इनके क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। हम क्या करते हैं, f के सह प्रांत को और g के प्रांत को बीच में से हटा देते हैं और इस प्रकार हमें GOF का प्रांत तथा सह प्रांत प्राप्त होता है। चलिए अब मान निकालते हैं।
दिए हुए वैल्यूज को यहाँ पर लिखते हैं। f हमें दिया हुआ है, g दिया हुआ है तथा ये सारे मान हमें प्रश्न में दिए हुए हैं। अब हमें निकालना है GOF। तो देखते हैं GOF 2 पर क्या होगा। GOF ब्रैकेट 2 हमने लिखा है, तो ये बराबर होगा संयोजन की परिभाषा से G ब्रैकेट में F2। अब यहाँ पर F2 का मान हमें प्रश्न में दिया हुआ है। F2 का मान क्या है? F2 का मान है 3। तो हम क्या करेंगे, हम इस F2 को 3 से रिप्लेस करेंगे, तो ये हो जाएगा G ब्रैकेट में 3। अब देखिए G3 का मान क्या है, तो G3 का मान है 7। तो G3 बराबर हो जाएगा 7 के। तो इस प्रकार हमें GOF 2 मिल गया है 7 के बराबर। चलिए अगला मान निकालते हैं GOF 3 का। तो GOF 3 किसके बराबर होगा? फिर से हम संयोजन की परिभाषा से ये हो जाएगा G ब्रैकेट में F ब्रैकेट 3 ब्रैकेट क्लोज, यानी ये होगा हमारा G ब्रैकेट में F3। अब आप फिर से देखिए F3 का मान क्या है? F3 का मान है 4। तो हम यहाँ पर F3 की जगह पर 4 को प्रतिस्थापित करेंगे, ये आ जाएगा हमारा G ब्रैकेट में 4। अब हम क्या करेंगे, हम G4 का मान देखते हैं कहाँ पर है। तो G4 का मान है 7, यानी कि GOF 3 भी हमारा 7 के बराबर आएगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब अगला मान निकालेंगे 4 पर, यानी GOF 4। तो GOF 4 बराबर हो जाएगा G ब्रैकेट में F4। तो हम फिर से F4 का मान रखेंगे यहाँ पर। F4 का मान क्या है? 5, यानी ये हो जाएगा G5। अब हम G5 का मान रखेंगे। तो G5 का मान क्या है? G5 का मान है 11, यानी ये बराबर हो जाएगा 11 के। अब बचा हमारा आखिरी अवयव यानी कि 5। तो अब हम निकालेंगे GOF 5, जो बराबर होगा G ब्रैकेट में F5। अब हम F5 का मान देखते हैं। F5 का मान है 5, तो वो हमने यहाँ पे रखा है G ब्रैकेट में 5 तथा G5 का मान है 11। तो इस प्रकार हमने GOF की सारे मान ज्ञात कर लिए हैं। GOF 2 पर, 3 पर, 4 पर तथा 5 पर। इस वीडियो में हमने सीखा फलनों का संयोजन, यानी कि GOF बराबर होता है G ब्रैकेट में Fx। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे व्युत्क्रमणीय फलन। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संबंध एवं फलन। तो ये है पार्ट 4 संबंध एवं फलन का, जिसको इंग्लिश में हम रिलेशंस एंड फंक्शंस कहते हैं। चलिए देखते हैं पार्ट 4 में हम क्या पढ़ेंगे। व्युत्क्रमणीय फलन। चलिए देखते हैं परिभाषा व्युत्क्रमणीय फलन का। फलन f जो x से y पर परिभाषित है व्युत्क्रमणीय या फिर इन्वर्टिबल कहलाता है यदि एक फलन g जो y से x पर परिभाषित है का अस्तित्व इस प्रकार है कि GOF बराबर Ix तथा FOG बराबर Iy। Ix का अर्थ है तत्समक जिसका प्रांत x है और Iy का अर्थ है तत्समक जिसका प्रांत y है, यानी GOF तथा FOG दोनों का ही मान तत्समक यानी आइडेंटिटी आ जाएगी।
तब फलन g को फलन f का विलोम कहते हैं और इसे प्रतीक f इनवर्स यानी f की पावर -1 द्वारा प्रकट करते हैं। दाईं साइड पर एक चित्र है जिसमें आप देख सकते हैं f एक फलन है जिसमें a की मैपिंग 3 पर जा रही है, b की मैपिंग 1 पर तथा c की मैपिंग 2 पर। f इनवर्स जो है यानी f का जो विलोम है वो f का बिल्कुल उल्टा है। जहां पर a की मैपिंग 3 पे जा रही थी तो यहाँ पर 3 की मैपिंग a पर जा रही है, b की मैपिंग 1 पे था तो यहाँ पर 1 की मैपिंग b पर है। इसी प्रकार c की मैपिंग 2 पर था तो यहाँ पर 2 की मैपिंग c पर है। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। GOF बराबर I of x तथा FOG बराबर I of y है। इन दोनों को हम कहते हैं तत्समक फलन यानी आइडेंटिटी फंक्शन। यानी GOF of x बराबर x के आ जाए जहां पर कि x जो है वो f का प्रांत होगा एंड FOGX भी x के बराबर आ जाए जहां पर x g का प्रांत है। तो ऐसे में हम इसको कहते हैं कि GOF बराबर आ गया है तत्समक फलन के एंड FOG बराबर आ गया है तत्समक फलन के। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कि f n प्रांत से y सह प्रांत हो जाता है और fx बराबर 4x जमा 3 द्वारा परिभाषित एक फलन है जहाँ कैपिटल Y बराबर है स्मॉल y बिलोंग्स टू n। मतलब कि जो ये स्मॉल y है वो एक प्राकृतिक संख्या है जहाँ पे y को हम 4x जमा 3 के रूप में लिखते हैं और x भी एक प्राकृतिक संख्या है। सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है, साथ ही प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए। चलिए हल देखते हैं। माना y बिलोंग्स टू कैपिटल Y है। y की परिभाषा द्वारा प्रांत n के किसी अवयव x के लिए y बराबर हो जाएगा 4x जमा 3 जो हमें प्रश्न में दिया है। अब अगर हम इसको हल करें तो 4x जमा 3 बराबर है y और आगे होगा ये 4x बराबर y घटा 3 यानी कि x बराबर होगा y घटा 3 बटे में 4। अब आप देख सकते हैं कि हमने पूरे इक्वेशन को यानी समीकरण को y के टर्म में लिख लिया है, यानी हमने यहाँ से x का मान लिखा। आपको भी हर प्रश्न में यही करना है। y बराबर जो भी टर्म है x में वहाँ पे हमें x का मान ज्ञात करना है और पूरे समीकरण को y की टर्म में लिखना है। यानी x को एक साइड रखेंगे और बाकी सभी संख्या को दूसरी साइड। अब यहाँ से जो हमने x बराबर y माइनस 3/4 प्राप्त किया है इसको हम gy से परिभाषित करेंगे। यानी gy बराबर हो जाएगा y घटा 3/4 और इस नए फलन g का प्रांत y होगा तथा सह प्रांत f। अब हम देखते हैं कि क्या ये g f का प्रतिलोम फलन है या नहीं। तो चलिए जांच करते हैं इसकी। हम सबसे पहले GOFX लिखेंगे। इसके लिए GOFX बराबर होगा g of fx परिभाषा द्वारा। अब हम जानते हैं कि fx का मान 4x जमा 3 तो हम क्या करेंगे इस fx की जगह पर इस fx का मान रखेंगे जो है क्या 4x जमा। ये बराबर हो जाएगा g ब्रैकेट में 4x जमा। अब 4x जमा 3 यहाँ से हमने fx का मान को प्रतिस्थापित किया है। अब क्योंकि ये फलन g का है तो हमें g फलन पता होना चाहिए। g फलन हमने परिभाषित किया है y घटा 3/4। तो अब हम क्या करेंगे gy में y को प्रतिस्थापित करेंगे 4x जमा 3 से। इस प्रकार हमें प्राप्त होता है 4x जमा 3 घटा 3/4। अब आप इसको हल करेंगे तो हमें प्राप्त होता है x। तो आप देख सकते हैं कि ये तत्समक फलन है, यानी GOFX जो है वो बराबर आ गया है तत्समक के। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n यानी सभी x जो प्राकृतिक संख्या है GOF जो है वो बराबर है I n यानी तत्समक फलन जिसका प्रांत n। चलिए अब FOG निकालते हैं। FOG of y क्या होगा।
FOG ऑफ y बराबर होगा f ब्रैकेट में gy के। gy का मान क्या है? gy का मान है y माइनस 3/4। तो हम gy की जगह पर y माइनस 3/4 रखेंगे। ये हो जाएगा f ब्रैकेट में y माइनस 3/4। अब क्योंकि फलन f में है, देखते हैं फलन f क्या है। फलन f है fx बराबर 4x जमा 3। तो अब हमें क्या करना है? अब y माइनस 3/4 हमें रिप्लेस करना है x से। मतलब हम x की जगह पर y माइनस 3/4 को प्रतिस्थापित करेंगे। ये आ जाएगा 4 ब्रैकेट में y माइनस 3/4 जमा 3। अब 4 से 4 को कैंसिल कर देंगे, ये बचेगा y बटा 3 जमा 3। अब बटा 3 जमा 3 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ y। तो अब आप देख सकते हैं y की फलन है। जब पर स्मॉल y बिलोंग करता है कैपिटल y से, स्मॉल y कैपिटल Y में है। और अब आप देख सकते हैं कि FOG बराबर आ गया है GF बराबर आ गया I के, FOG बराबर आ गया I के, यानी इसकी बात हो रही है कि F और फलन G फलन F का प्रतिनिधित्व। तो इस वीडियो में हमने सीखा व्युत्क्रमणीय फलन। अगली वीडियो में हम द्विआधारी संक्रियाएं के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस फिजिक्स वीडियो लेक्चर। फ्रेंड्स, अभी तक हम चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के 3 भागों को पढ़ चुके हैं। आज हम इसका चौथा भाग समझेंगे और इस चौथे पार्ट में हम जो विषय समझेंगे वो है वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। दोस्तों, हमने हमारे पिछले वीडियो में कूलॉम नियम को समझा था, जिससे हम किन्हीं 2 आवेशों के बीच लगने वाले बल को माप सकते हैं। अब जैसे यहाँ आवेश Q दूसरे आवेश Q पर बल लगा रहा है, जिसकी वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r⁻²। लेकिन यहाँ एक प्रश्न ये भी उठता है कि इस आवेश Q की अनुपस्थिति में भी क्या ये आवेश Q इसी तरह बल लगाता रहेगा? तो हाँ दोस्तों, ये आवेश Q ठीक इसी तरह बल लगाता रहता है। बस हमें इसकी उपस्थिति तभी अनुभव होती है जब कोई अन्य आवेश इसके आसपास आ जाए, और ये बल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे r⁻²। लेकिन दोस्तों, ये बल अनंत दूरी तक अनुभव नहीं किया जा सकता। ये एक निश्चित दूरी तक ही अनुभव किया जा सकता है, और इसी क्षेत्र जिसमें ये बल अनुभव हो कहलाता है वैद्युत क्षेत्र। और ये बराबर होता है आवेश Q की वजह से किसी इकाई आवेश पर लगने वाले बल के बराबर, यानी F बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे r⁻² के। यानी हम लिख सकते हैं
कि E बराबर होता है F बटे Q, जो बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R की घात 2। किसी धनावेश Q की वजह से बनने वाला वैद्युत क्षेत्र होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R की घात 2 के, और ये आवेश इकाई आवेश को अपने से दूर धकेलता है, यानी इस क्षेत्र की दिशा कुछ इस तरह से होगी। वहीं किसी ऋणात्मक आवेश Q की वजह से बनने वाला वैद्युत क्षेत्र होगा ऋणात्मक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R की घात 2, और यहाँ ये ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है आवेश की वजह से इकाई आवेश पर लगने वाले खिंचाव को, यानी अब क्षेत्र की दिशा पहले के विपरीत यानी कुछ इस तरह से होगी। इसके अलावा दोस्तों वैद्युत क्षेत्र की इकाई होती है न्यूटन प्रति कूलाम। आइए अब बात करते हैं अलग अलग आकार वाले आवेशित वस्तुओं की वजह से बनने वाले वैद्युत क्षेत्र की। तो दोस्तों किसी आवेशित चादर की वजह से वैद्युत क्षेत्र कुछ इस तरह से होगा, यानी क्षेत्र की दिशा चादर के लंबवत होगी, जबकि किसी तार जो बेलनाकार आकृति का होता है उसमें भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा बेलन के वक्र पृष्ठ के सतह के लंबवत होगी। और अगर किसी आवेशित गोले से बनने वाले वैद्युत क्षेत्र की बात करें तो वो बाहर या अंदर की ओर उन्मुख त्रिज्यीय होती है। आइए अब समझते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को। दोस्तों हमने किसी आवेश की वजह से बनने वाले वैद्युत क्षेत्र को समझा, जिसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R की घात 2। लेकिन दोस्तों वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होती है, यानी परिमाण के साथ साथ इसकी एक दिशा भी होती है। अब जैसे यहाँ इस आवेश की वजह से बनने वाले वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर उन्मुख त्रिज्यीय होगी। इसके अलावा क्योंकि ये क्षेत्र R की घात 2 के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए जैसे जैसे इस आवेश से दूर जाएंगे वैसे वैसे क्षेत्र की तीव्रता कम होने लगेगी। इसीलिए हम क्षेत्र के सदिशों को बनाएं तो वो आवेश के पास लंबे यानी ज्यादा तीव्र और आवेश से दूर छोटे यानी कम तीव्र होंगे, और इन्हीं दिशा सदिशों को मिलाकर बनने वाली रेखाएं कहलाती हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। दोस्तों किसी धनावेश की वजह से जो क्षेत्र रेखाएं बनती हैं उनकी दिशा बाहर की ओर उन्मुख त्रिज्यीय होती है, जबकि किसी ऋणावेश की वजह से बनने वाली क्षेत्र रेखाओं की दिशा अंदर की ओर उन्मुख त्रिज्यीय होती है। अगर हम दो समान आवेश को आसपास रखें तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित यानी रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से उनकी क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से दूर जाती हैं, कुछ इस तरह से। जबकि असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित यानी अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनकी क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे की तरफ मुड़ जाती हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के कुछ गुण भी होते हैं जो कुछ इस तरह से हैं। ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ कर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। इसके अतिरिक्त ये रेखाएं कभी नहीं टूटती, दो रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, और अंत में विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो के टॉपिक्स आपको समझ आए होंगे। आइए आज के इन्हीं टॉपिक्स पर बेस्ड एक उदाहरण समझते हैं। 5 माइक्रोकूलम के एक बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर एक परीक्षण आवेश द्वारा अनुभवी वैद्युत क्षेत्र के परिमाण की गणना करें। बिंदु आवेश द्वारा निर्मित वैद्युत क्षेत्र की दिशा को भी बताएं। तो दोस्तों, जैसा कि हमें दिया गया है कि आवेश 5 माइक्रोकूलम से 1 मीटर की दूरी पर है कोई परीक्षण आवेश, यानी यहाँ इस केस में Q होगा 5 माइक्रो यानी 5 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 6 कूलम, और R है 1 मीटर। अब जैसा कि हम जानते हैं किसी वैद्युत क्षेत्र का परिमाण मापने का फॉर्मूला होता है
E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R की घात 2। तो यहाँ पर Q और R का मान रखने और सॉल्व करने पर E आता है 45,000 न्यूटन। और दोस्तों, क्योंकि यह आवेश Q एक धनावेश है और जैसा कि हम जानते ही हैं कि किसी धनावेश की वजह से बनने वाले वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर उन्मुख त्रिज्यीय होती है, यानी यहाँ पर भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी बाहर की ओर उन्मुख त्रिज्यीय। तो फ्रेंड्स, हमारे आज के इस वीडियो में हमने समझा वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को, जिसमें हमने देखा कि किसी धनावेश की वजह से क्षेत्र रेखाओं की दिशा बाहर की ओर उन्मुख त्रिज्यीय होती है, जबकि किसी ऋणावेश की वजह से दिशा होती है अंदर की ओर उन्मुख त्रिज्यीय। हमारे अगले वीडियो में हम समझेंगे इसी चैप्टर के आगे के कुछ टॉपिक्स, जो हैं वैद्युत फ्लक्स, गाउस नियम और गाउस नियम के कुछ अनुप्रयोग। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। नमस्ते दोस्तों, डीजी साथ के आज के एपिसोड में आशा करता हूं कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आइए देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। क्लास 10th में इंग्लिश सब्जेक्ट के चैप्टर ए लेटर टू गॉड चैप्टर को पढ़ा। क्लास 10th में हिंदी सब्जेक्ट के चैप्टर नेताजी का चश्मा के भाग 1 एवं 2 को पढ़ा। इसके बाद क्लास 12th में मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर संबंध एवं फलन के भाग 3 को पढ़ा और उसके बाद क्लास 12th में फिजिक्स सब्जेक्ट के चैप्टर वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र के भाग 4 को पढ़ा। आइए देखते हैं कि हम कल क्या पढ़ेंगे। दोस्तों, कल हम गणित का पाठ का शुरुआत करेंगे और सबसे पहले क्लास 10th में चैप्टर वास्तविक संख्याएं को पढ़ेंगे। इसके बाद क्लास 10th में ही केमिस्ट्री का चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण को पढ़ेंगे और इसके बाद क्लास 12th में मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर संबंध एवं फलन को जारी रखेंगे और अंत में क्लास 12th में फिजिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के अध्याय को आगे के भाग को समझेंगे। एक जरूरी सूचना, इस एपिसोड को जो हमने अभी देखा, इसका पुनः प्रसारण YouTube पे किया जाएगा इकोवेशन के चैनल पे ठीक 3 बजे। तो यदि आप अपने दोस्तों के साथ भी इस एपिसोड को शेयर करना चाहते हैं या पुनः देखना चाहते हैं तो YouTube पर डीजी साथ इकोवेशन सर्च करें और आप इस वीडियो तक पहुंच जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। झारखंड सरकार रोज आपके लिए शिक्षण सामग्री लाएगी। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। यदि आपको कोई प्रश्न है तो कृपया इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करें 1800-572-8585 या हमें ईमेल करें। धन्यवाद।